Very good morning, all of you. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई RBS डिग्री कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं स्टूडेंट्स जो हमारे BSc एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा था कि डिजीजेज ऑफ शुगर केन यानी गन्ने की फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसके बारे में आज जो है आपको बताऊंगा। तो गन्ने की फसल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हमारे जो है वह इंडिया में। ये काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इसकी खेती जो है वो इंडिया में की जाती है और इससे काफ़ी जो है वो कई सारे जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो चीनी का उत्पादन जो है वो किया जाता है, जिसका घरेलू उपयोग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके रोगों के बारे में जानना हमारे लिए जो है वो आवश्यक है। तो इस क्लास में मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा गन्ने की फसल में लगने वाला जो कंड रोग होता है, इसको हम कंडवा रोग के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका जो शुगर केन स्मट डिजीज, इसको इंग्लिश में बात करें तो शुगर केन स्मट डिजीज के नाम से जो है वो जानते हैं। और इसका जो पैथोजेंस होता है वो होता है स्पोरियम स्टेमिन्स। क्या होता है? स्पोरियम सैक्सिटेमिन्स, क्या ना, स्पोरियम सैक्सिटेमिनस इसका जो है वो पैथोजेंस होता है, यानी इसका जो रोग कारक होता है ये जो है होता है स्पोरियम एक्सिटेमिन्स होता है। ठीक है ना। अब मैं इसके आगे की बात करूंगा, इसका जो है वो किस प्रकार से जो है वो इसको हम जो इस शुगर केन स्मट डिजीज होता है इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से इसका जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है, किंगडम जो होता है वो फंजाई होता है, इसका जो डिवीज़न होता है बेस्डोमाइकोटा होता है। ठीक है ना। इसका क्लास जो होता है यूटिलैग्नोमाइसिटीज होता है और इसका आर्डर जो होता है वो होता है एस्टिलैगिनियल्स होता है। क्या होता है? एस्टिगैलियंस होता है। फैमिली जो होती है एस्टिगैनिलिएशी होती है। ठीक है ना। इसका जो जीनस होता है स्पोरिसोरियम होता है, स्पोरिसोरियम होता है। और जिसकी स्पीसीज होती है वो होती है सिस्टेनिमियम होती है। क्या होती है? सिस्टेनियम होती है। और इसका जब बॉटेनिकल नेम की बात करेंगे स्पोरिसोरियम सिस्टेमिस इसका नाम जो है होता है। इस प्रकार से जो है वो इसको हम क्लासीफाई जो है वो करेंगे। ठीक है ना। जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है इसका वो इस प्रकार से हम इसको जो है वो क्लासीफाई करेंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसके बारे में जो है ये गन्ने की सर्वाधिक हानिकारक रोगों से एक है। जो ये शुगर केन स्मट डिजीज होता है ये काफ़ी जो हार्मफुल डिजीज होती हैं गन्ने की, जैसे रेड रॉट डिजीज हो गया, विल्ट डिजीज हो गया, ग्रेसी स्टंट हो गया, उसमें से एक महत्वपूर्ण रोग ये भी है, काफ़ी हानिकारक डिजीज होता है जो गन्ने की फसल को काफ़ी जो है वो प्रभावित करता है। जो शुगर केन स्मट डिजीज होता है उसके द्वारा जो है जनरली लॉस होता है लगभग 30 से 100%। ठीक है ना। 30 से 100% तक जो है वो लॉस होता है इसके द्वारा। ठीक है ना। गन्ने की फसल में जो है जो हानि होती है वो लगभग 30 से 100% तक जो है वो इस रोग के द्वारा जो है वो हानि जो है वो होती है। और इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं, यह रोग भारत के सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। जब इसके मैं वितरण की बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, यह गन्ने जितने भी भारत में इंडिया में गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं वो उसमें प्रमुखता जो है पाया जाता है। गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जैसे मोस्टली आपका जो है वो नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का लगभग 23% गन्ना जो है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कई सारे राज्यों में जो है वो गन्ना जो है प्रमुखता से जो है वो उगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी राज्यों में ये रोग जो है पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो परंतु दक्षिण में इसका प्रकोप जो है वो अधिक देखा गया है। ठीक है ना। तो जो दक्षिण राज्य हैं जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो दक्षिणी भारतीय राज्य हैं उसमें ये रोग जो है प्रमुख रूप से जो है वो पाया जाता है। यानी दक्षिण राज्यों में इसका प्रकोप जो है ज़्यादा होता है और उत्तरी राज्यों में से उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर इसका प्रकोप जो है वो कम देखा गया है। ठीक है ना।
ये कभी कभी बहुत ही महामारी का रूप जो है वो धारण कर लिया था। सन 1939 ईस्वी में भयंकर जो है वो स्मट डिजीज जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में एपिडेमिक कॉज किया था और उसके द्वारा काफ़ी जो है वो गन्ने की फसल जो है वो लॉस हुई थी और किसानों को, जो चीनी मिल मालिक हैं, उनको काफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो उठाना जो है वो पड़ा था। अब मैं बात करूँगा इसके सिम्टम्स की, यानी डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो डिजीज़ के सिम्टम जो है वो सबसे पहले जो है वो यह रोग खेत में सरलता से पहचाना जा सकता है। इसको हम जनरली हम अगर गन्ने के खेत में जाते हैं तो आसानी से इसको हम आइडेंटिफाई देख करके ही पहचान सकते हैं। कैसे देख करके पहचान सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम जब ये रोग का स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले जो टर्मिनल बड, जो प्ररोह, जो सबसे शीर्ष कलिका होती है, जो सबसे मेन बड होती है, मेन जो कलिका होती है, मेन जो है बड्स होती है, टर्मिनल बड्स होती है, उसमें इसके लक्षण सर्वप्रथम जो है वो प्रकट होते हैं। वो हल्का काले भूरे रंग की होती है, उस पर एक झिल्ली नुमा जो है वो परत जमी होती है और धीरे धीरे फिर जो उसके इस फंगस के बीजाणु होती हैं वो इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं और जब वो परिपक्व होते हैं बीजाणु तो वो जो है फूट करके हवा में इसके स्पोर जो है वो फैल जाते हैं और हवा के द्वारा ये इसके स्पोर्स जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो स्थानांतरित जो है हो जाते हैं। यानी हम बात करेंगे कि ये जो इसके स्मट डिजीज़ के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं फंगस के, तो ये कवक के स्पोर जो है वो हवा में फैलते हैं। यानी हवा के द्वारा इसके कण जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो स्थानांतरित होते हैं, जिससे ये फसल जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में इसके रोग का जो है वो ट्रांसमिशन जो होता है, इस प्रकार से इसका ट्रांसमिट होता है। एक पौधा अस्वस्थ हुआ तो फिर उसके बाद जो है अन्य पौधे भी इससे प्रभावित जो है वो हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से एयरबॉर्न डिजीज जो है वो कहा जा सकता है। इसके बाद इस रोग से प्रभावित पौधे छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना। यानी इस रोग से जो प्रभावित पौधे होते हैं वो स्मॉल रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है, ठीक है ना। जब टर्मिनल बेड जो मुख्य कलिका होती है वो धीरे धीरे वो सूख जाती है तो फिर जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो पौधे में बाधित हो जाती है और पौधा बिल्कुल उसकी वृद्धि रुक जाती है, पौधा छोटा रह जाता है। इसकी केंद्रीय प्ररोह जो होती है, सेंट्रल जो बड्स होती है, 1 मीटर लंबी चाबुक काली धूल से ढकी होती है, ठीक है ना। यानी ये गन्ने की जो टर्मिनल बड्स होती है वो बिल्कुल 1 मीटर जो है वो ये जो सेंट्रल बड होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करती है? जो केंद्रीय प्ररोह होती है, जो मेन सेंट्रल बड्स होती हैं, सेंट्रल टर्मिनल होती हैं पौधे की, वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है ना। तो वो जो है जब उसमें इसके बीजाणु जो है वो जमा हो जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल जो है वो काली कलर भूली कलर में परिवर्तित हो जाती है और वो सारी क्रियाएं उसकी पौधे की वृद्धि विकास को रोक देती है, जिससे क्या होता है पौधे छोटे रह जाते हैं और ये जो है वो एक लंबी चाबुक और काली धूल के से ढकी संरचना में बदल जाती, धीरे धीरे जो है वो काली और शुरू में बदल जाती है। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। ये देखिए इस तरह से जो है, जैसे मान लीजिए गन्ने का पौधा है, गन्ने में जो है ये जो बड दिख रही है ये क्या है? ये होती है सेंट्रल टर्मिनल बड्स, ये जो सेंट्रल बड्स होती है, जो केंद्रीय प्ररोह होती है, केंद्रीय प्ररोह जो होती है वो इस प्रकार से होती है। केंद्रीय प्ररोह जो होती है वो पौधे के मध्य भाग से जो है वो बिल्कुल सीधी निकली हुई 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो है निकलती है और इस प्रकार से जो है वो कलर में परिवर्तित हो जाती है। इसके जो स्मट डिजीज के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होती हैं, वो इस प्रकार से इसको जो है वो बिल्कुल कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं और एक काली कलर की जो है वो इसके ऊपर पहले एक झिल्ली नुमा पारदर्शी परत जो है वो एक झिल्ली नुमा से जो है परत जमी होती है और इसके अंदर जो है वो ये इसके जो है वो स्पोर्स जो है वो जमे होते हैं, ठीक है ना। ये स्पोर्स होते हैं, किसके स्पोर्स होते हैं? फंजाई के। ये जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं वो इसमें भरे होते हैं और जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के पास जो है
ये फट जाते हैं और फिर जो है वो एयर में ये फैल जाते हैं। किस में फैलते हैं? एयरबॉर्न में, ठीक है ना। तो एयर में भी जो है वो फैल जाते हैं और फिर जो है वो दूसरे पौधों को भी प्रभावित करने लगती हैं। ये जो आकृति जो सेंट्रल बड में आप देख रहे हैं, केंद्रीय प्ररोह में जो है वो ये बीजाणु बिल्कुल भरे होते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के पश्चात जो है वो फट जाते हैं और फटने के पश्चात जो है वो हवा में फैल करके इसके जो है वो बीजाणु अन्य पौधों में जो है वो इसके स्पोर से फैल जाते हैं और अन्य पौधे भी इस रोग से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण सर्वप्रथम जो है वो पत्तियों में आपको जो है वो पेड़ पौधे पे जो है दिखाई देंगे। फिर ये इस तरीके से भी लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी जो बीच में जो बीज की कलिका होती है, जो बीज की बड निकली होती है गन्ने में, वो इस प्रकार से जो है वो काले भूरे में परिवर्तित रहती है। और ये क्या करती है? ये सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण काम करती है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो बीज की कलिका होती है, जो बीच में होती है, केंद्रीय प्ररोह होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है। मतलब पौधों में भोजन जो बनाने की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो केंद्रीय प्ररोह जो है वो करता है। जब केंद्रीय प्ररोह ही इस रोग के द्वारा प्रभावित हो जाती है तो फिर उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाती है, जिससे पौधों में जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और पौधों की वृद्धि एवं विकास जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल पौधे छोटे रह जाते हैं और बिल्कुल उसमें से जो है वो लीव्स का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होता है, जिससे पौधों में उचित उत्पादन जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। और गन्ना अगर जो है वो गन्ने का अगर जो प्रोडक्शन होता है, जो शुगर होता है गन्ने में, वो लेस क्वालिटी का होता है, यानी सुक्रोज जो मिलता है गन्ने से वो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इससे अच्छी चीनी नहीं प्राप्त होती है और चीनी मालिक को काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद आगे बात करता हूँ। इस प्रकार से इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से कैरेक्टर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देखिए किसी किसी जो है वो प्लांट्स में जो है वो लीव्स जो है वो इस पराम में कन्वर्ट हो जाती है। जो सेंट्रल प्ररोह होती है, केंद्रीय जो है वो प्ररोह होती है, वो इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल आप इमेज के माध्यम से अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इमेज दिखाया कि आप कहीं भी गन्ने खेत में जाएं, कोई फार्मर्स है तो अच्छे से इमेज को देख करके ये स्मट डिजीज के अच्छे कैरेक्टर जो है वो होते हैं। बिल्कुल पतले हो जाते हैं पौधे, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है और इस प्रकार से जो है बिल्कुल हल्के जो है वो नुमा झाड़ी नुमा आकृति जो है वो धारण कर लेते हैं और पौधे की जो केंद्रीय प्ररोह होती है वो इस प्रकार से मुड़ जाती है। जब केंद्रीय प्ररोह ही मुड़ जाती है तो पौधों में भोजन बनने की क्रिया बाधित हो जाती है और प्लांट बिल्कुल जो है वो छोटा रह जाता है। तो इस प्रकार के सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना। और जब ये परिवेश इसके स्पोर्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इसके स्पोर जो है वो फट जाते हैं और फट करके इसके स्पोर जो है कण जो है होते हैं फंगस के, वो हवा में फैल जाते हैं और जो अन्य आसपास के पौधे हैं उस पर भी इसके फसल उस पौधे को भी ये प्रभावित जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल में जो है वो ये फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से भी इसके कैरेक्टर दिखते हैं। शुरुआत में जो केंद्रीय जो प्ररोह होती हैं पौधे की, वो इस प्रकार से काले भूरे कलर की जो है वो दिखाई देती हैं। किसके द्वारा दिखाई देती हैं? ये कवक के स्पोर्स, कवक के जो है वो बीजाणुओं के कारण जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ। प्रारंभिक अवस्था में यह संरचना एक पतली रूपहीन झिल्ली द्वारा ढकी रहती थी, ठीक है ना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहली शुरुआती दौर पे एक ये पतली जो है झिल्ली नुमा आकृति से ये जो है वो प्ररोह जो होती है, केंद्रीय प्ररोह होती है, वो बिल्कुल ढकी होती है और इस झिल्ली में फटने से काला चूर्ण समूह वायुमंडल में बिखर जाता है। तो अगर ये जो है वो झिल्ली फटती है, इसके स्पोर्स जब परिपक्व हो जाते हैं, जब फैलते हैं, तो इसके काला चूर्ण की तरीके से ब्लैक कलर का जो पाउडर है वो निकलता है और जो ब्लैक कलर का पाउडर क्या होता है, वही होते हैं इसके स्पोर्स यानी बीजाणु। किसके स्पोर्स? फंजाई के, ठीक है ना। ये जो फंजाई होता है उसी के स्पोर्स या बीजाणु जो है वो होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? काला चूर्ण के फॉर्म में होते हैं। यह काला चूर्ण जो होता है उस समूह कवक के कंड बीजाणु होती हैं। तो ये मैं पहले बताया कि ये जो काला चूर्ण होता है, पाउडर होता है, वो क्या होते हैं? कंड बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? स्मट स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना।
स्मट स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब पेड़ी या मूढ़ी फसल की पोरी बोवड़ ईख की अपेक्षा यह रोग अधिक लगता है। ठीक है ना। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये क्या होता है, कैन। ठीक है ना, पेड़ी का मतलब क्या होता है, कैन। तो पेड़ी का मतलब क्या होता है, जिस भाग को हम गन्ने की फसल की रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं उसे सकर केन के नाम से, सकर से या केन के नाम से जानते हैं या पेड़ी के नाम से जानते हैं। तो जिस भाग का हम प्रयोग करते हैं वो मूली फसल में पोरी बोवड़ ईख, एक जो बोवड़ ईख होती है यानी जो ईख होती है उसकी अपेक्षा गन्ने की फसल में यह रोग जो है वो, इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। जिसमें हम सकर्स प्लांट लगाते हैं वो उसमें जो है इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। फसल पर एक मौसम में यह कंड युक्त चाबुक जैसी संरचना में पहली बार मई एवं जून में प्राथमिक संक्रमण तथा दूसरी बार अक्टूबर एवं नवंबर 30 संक्रमण में दिखाई देता है। यानी जो आपका स्मट डिजीज होता है इसका जो प्रकोप होता है वो जब आपको सबसे पहले जब आप क्रॉप को लगाते हैं, जनरली आप फरवरी जून में, जो गर्मी वाली फसल है वो मई जून में जो है वो इसके प्रारंभिक संक्रमण, प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो आपके मई जून के महीने में दिखाई देते हैं तथा दूसरी बार इसका इन्फेक्शन जो है वो अक्टूबर और नवंबर में दिखाई देते हैं। तो जनरली इसका जो है फैलाव होता है ये गर्मी के दिनों में अधिक होता है। यानी अधिकतम जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जब आर्द्रता अधिकतम होती है, नमी की मात्रा वातावरण में कम होती है और टेम्परेचर अधिक होता है, तब इस रोग का प्रकोप जो है फसल पे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह एक सर्वांगी रोग है। ठीक है ना, यानी सर्वांगी का मतलब होता है सर्वव्यापी, एक प्रकार से जो है वो पूरे जो है वो सिस्टमेटिक डिजीज़ होता है ये। और मुख्यतः इसका संचरण कंडयुक्त गन्ने की पोरियों द्वारा होता है। ठीक है ना। तो इसका जो संक्रमण होता है वो कंडयुक्त जो गन्ने पोरियां होती हैं, जो सकर्स होते हैं जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, किसी भी सकर में अगर इसके स्पोर्स मौजूद हैं, इसके बीजाणु मौजूद हैं, तो वो फिर नई फसल को जो है वो जब हम फसल को बोएंगे, लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें ये प्रभावित करेंगे। इसीलिए गन्ने को लगाने से पहले साफ़ सुथरा बिल्कुल स्टेलाइज जो पोरियां होती हैं, शोधित पोरियों को ही जो है वो लगाना चाहिए। अगर किसी प्रकार के जो है पोरियों में बीजाणु उपस्थित हैं, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड स्मट डिजीज़ के कारण कोई इन्फेक्टेड आपकी पोरियां हैं, आपके सकर्स हैं, अगर उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं गन्ने की फसल में तो फिर से वो हमारी नई जो फसल लगाएंगे उसमें भी ये डिजीज़ जो है वो आ जाएगी और उसके लक्षण जो है फसल को प्रभावित करने लगेगी। ठीक है ना। रोग का द्वितीय संक्रमण वातोड़ कंड बीजाणुओं द्वारा होता है और कंड बीजाणु के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो पहला जो संक्रमण होता है वो इन्फेक्टेड सकर्स का, इन्फेक्टेड पोरियों का उपयोग करने से होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, द्वितीय जो संक्रमण होता है वो होता है एयरबॉर्न के कारण। ठीक है ना, एयर के द्वारा ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिटेड बाई, ठीक है ना। तो बाई एयर ट्रांसमिटेड होता है, हवा के द्वारा जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है, अनहेल्थी प्लांट टू अनहेल्थी प्लांट, अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट। ठीक है ना, हवा के द्वारा जो है वो ये इस प्रकार का जो डिजीज होता है, स्मट डिजीज होता है, इसका सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो हवा के द्वारा होता है, और हवा के द्वारा अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में इसका ट्रांसमिशन जो है होता है। ठीक है ना, जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद इसका पैथोजेंस क्या होता है, इसका जो रोगजनक होता है, यानी रोगजनक या पैथोजेंस या कैजुअल ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ है। एक चीज़ जान जाइए, चाहे उसको रोगजनक कहिए, चाहे आप इंग्लिश में पैथोजेंस कहिए, चाहे कैजुअल ऑर्गेनिज्म कहिए, वो सारी एक ही चीज़ें जो है वो होती हैं। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। अब इसका रोगजनक जो होता है वो अस्टिलाइगोसिटोमीनिया होता है। क्या होता है, अस्टिलाइगोसिटोमीनिया जो है वो होता है। ठीक है ना। तो ये भी आपकी फंगस की स्पीसीज होती है अस्टिलाइगोसिटोमीनिया, इसका जो है वो पैथोजन या ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना। नियंत्रण एवं प्रबंधन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट,
तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जब बात आती है तो बात ये आती है कि किस प्रकार से हम डिजीज़ का अच्छे से मैनेजमेंट करें, कि गन्ने की फसल का हम इस प्रकार से प्रबंधन करें, चाहे वो फसल की रोपाई से लेकर के फसल की कटाई तक, ऐसे जो तमाम प्रकार की एग्रोनॉमिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको इतने अच्छे से अपनाएं कि इस रोग का प्रकोप जो है वो होने ही ना पाए। ठीक है ना, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है ना, रक्षण की विधियां जो है वो, रक्षण की विधियां अच्छी तरह से अपनाने से जो है वो, अच्छा प्रबंधन करने से जो है वो नियंत्रण की कोई विशेष कंट्रोल की ज़रूरत ही जो है वो नहीं होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप जानिए कि कंट्रोल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट होता है सही प्रबंधन। जब मैनेजमेंट जो है वो किसी भी डिजीज़, किसी भी रोग के, फसल में किसी भी रोग के फैलने के पहले जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है, और नियंत्रण या कंट्रोल जो होता है वो जो है किसी रोग के फसल में फैलने के बाद किया जाता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में, वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। हम ऐसा मैनेजमेंट करें कि रोग का प्रकोप फसल पे होने ही ना पाए। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमको साफ़ सुथरे गन्ने की साफ़ सुथरी पोरियों का जो है वो अच्छी जो है वो पोरियों का उपयोग करना चाहिए रोपाई के लिए। अगर हम गन्ने की फसल की रोपाई कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो है वो, जो हम शकर्स का जो हम शक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी, किसी भी प्रकार के उसमें स्पोर्ट्स जो है वो, किसी भी जो है वो किसी कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी रोग के जो है वो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होना चाहिए, किसी जो है वो इंसेक्ट पेस्ट किसी प्रकार के उसमें इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरे पोरियों का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। और खेत जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई प्रकार के खरपतवार होते हैं जो रोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं, और जब हम फसल को लगाते हैं तो वो चीज़ें खरपतवारों से रोग के जो आपके उसके स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो फिर हमारी फसल को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं। तो बिल्कुल खेत बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह नहीं होने चाहिए, इस प्रकार के खेत जो है वो तैयार करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जिस फसल में, जिस खेत में अगर हम गन्ना बार बार उगाते हैं, अगर उसमें कोई रोग ग्रसित बार बार रोग का प्रकोप होता है उस खेत में गन्ने को लगाने से, तो उस खेत में गन्ना जो है वो नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई अन्य फसल जो है वो लेना चाहिए। गन्ना ऐसी जगह लेना चाहिए जो बिल्कुल रोग मुक्त खेत जो है वो होना चाहिए। तो ये कई प्रकार की मैनेजमेंट की जो है वो विधियां जो है होती हैं। ठीक है ना, और गर्मी के दिनों में जो है वो खेत की गहरी जुताई जो है वो MBP मोल्ड बोल्ड प्लाऊ से कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है, कई प्रकार के कवक के जो स्पोर्स होते हैं वो जो है वो जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं तो वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाती है, जिसे हम सन स्टरलाइज कहते हैं। और बिल्कुल जब हम गन्ने की फसल को लेते हैं तो उसमें रोग का प्रकोप जो है वो नहीं होता है। तो ये कई प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको हमको अपनाना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि रोग प्रबंधन के लिए निम्न उपाय क्या करने चाहिए। खेत में कंडयुक्त गन्ने के गुंठों का सावधानी पूर्वक कंडयुक्त चाबुक जैसी संरचनाओं के फटने से पहले ही जड़ से उखाड़ करके जला देना चाहिए। तो एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी खेत में इन्फेक्टेड है, जो है मान लीजिए हम गन्ने की फसल ले लेते हैं, कोई इन्फेक्टेड फसल उसमें हमको दिख रही है, अगर उसके स्मट डिजीज़ के लक्षण उसमें दिख रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए, उस फसल के उखाड़ करके बिल्कुल जला देना चाहिए, जिसके इसके स्पोर्स जो है वो हवा में फैल करके अन्य फसलों को नुकसान जो है वो, अन्य पौधों को नुकसान जो है वो ना पहुँचाएँ। ठीक है ना, इसके अलावा रोगग्रस्त खेतों से बीज के लिए गन्ने की पोरियों का चुनाव नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई रोगग्रसित खेत है, रोगग्रसित कोई फसल है, तो जो शकर्स का उपयोग हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए गन्ने में कर रहे हैं, तो रोगग्रसित खेत से हमको शकर्स का जो है वो कटिंग नहीं लेना चाहिए, या फिर ट्रांसप्लांटिंग के लिए रोगग्रसित पौधों का उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला मैनेजमेंट क्या है, यदि फसल में रोग लग गया है तो उसकी पेड़ी से फसल नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से रोगग्राही किस्म की पेड़ी। फसल तो
उगानी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि फसल में रोग लग गया है तो उसकी पेड़ी का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई रोगग्राही किस्म है तो उसको भी बिल्कुल जो है वो गन्ने को बोने के लिए, पेड़ियों को उपयोग करने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का विशेष जो है वो ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सदैव गन्ने की कंड प्रतिरोधी किस्में जो है वो लेना चाहिए। तो स्मट डिजीज जो रेजिस्टेंस प्रजातियाँ हैं, क्या है, स्मट डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी, ठीक है ना। तो जो स्मट डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं उसको हमको बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो इस रोग के प्रति जो है वो प्रतिरोधी किस्में हैं, जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हमको बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में क्या होती हैं, प्रतिरोधी किस्में ऐसी होती हैं जिनके आनुवांशिक गुणों में परिवर्तित करके जो है वो उनको विशेष रोगों के प्रति जो है वो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। इस प्रतिरोधी किस्मों जो है वो इन प्रकार के रोगों के संपर्क में आने पर भी रोग का प्रकोप जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की किस्में जो है वो हमको रोपाई के लिए प्रयोग जो है वो करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, किसी भी रोग का प्रकोप इसमें नहीं हो पाता है और हम जो है वो जो रोग की समस्याएं होती हैं उससे हम जो अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब जो है वो कौन कौन सी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे कि CO49, को का मतलब क्या हुआ, CO लगा हुआ, ठीक है ना। CO49, CO227, सॉरी CO527, CO568, CO974 और CO6806, CO1148, CO1336, ये कई प्रकार की जो है वो S561, BO17, BO22, BO34, ये सारी जो है वो मुक्ता जो है वो किस्में होती हैं, ठीक है ना। तो एक रोचक जानकारी और है कि CO इस पे क्यों लगा हुआ है। CO का मतलब होता है कोयम्बटूर। CO का मतलब क्या होता है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, ठीक है ना। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो कोयम्बटूर है। तो कोयम्बटूर क्यों होता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। क्या है, SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसीलिए हम जो भी वहाँ से प्रजातियाँ, रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ विकसित की गई हैं, उन सब के नाम के आगे CO जो है वो लगा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सब छोटा सा मैंने पहली एक क्लास में मेरी भी जो है वो बनी हुई है, इस पर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के रिसर्च सेंटर है, उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो आप देख करके जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है, ताकि ये रोचक जानकारी उन पर जो है वो पहुंचाई जा सके, ठीक है। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे।